वीडियो में। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज तीसरा चैप्टर है। आज हम 3 और 4 दोनों चैप्टर एक साथ करेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर अभी हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही है, जियोग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, पीवाईक्यूज चल रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो भी हाथ में चेक लिया जाएगा, जो भी चीज़ हाथ में ली जाएगी उसको पूरा कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा, आपको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर बने रहेंगे और लाइक कमेंट करते रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हमें पढ़ना है पृथ्वी की गतियाँ, जहाँ से सीधे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण। यानी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, ठीक है, और अब धुरी पर भी घूम रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी धुरी पर भी घूम रही है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जो अपनी अक्ष पर घूमती है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। ठीक है, कल हमने देखा था कि सन के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में सभी ग्रह, चाहे पृथ्वी हो या अन्य ग्रह हो, वो घूमते हैं। वृत्ताकार पथ में नहीं घूमते, बल्कि सन यहाँ बीच में होता है, थोड़ा बीच में भी नहीं होता है, थोड़ा किनारे होता है, और सभी ग्रह एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आपने पढ़ा होगा बचपन में 23 डिग्री एंड हाफ मिनट। तो ये यहाँ अगर देखेंगे तो 23 एंड हाफ बनाएगा, लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो 66 सही 1/2 यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम इधर से ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर हम हॉरिजेंटल बात कर रहे हैं तो 66.5 डिग्री, और वर्टिकली बात कर रहे हैं तो 23 एंड हाफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पता है पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, जैसे इस फिगर में बताया गया है। मान लो सन इधर है अगर, ठीक है, और पृथ्वी ऐसे है, तो इधर वाले पार्ट पे ही तो केवल लाइट आएगी, ऐसे घूम के इधर थोड़ी चली जाएगी। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट पे क्या होगा, सूर्य की सामने होगा तो यहाँ दिन होगा और दूसरी तरफ रात होगी। ठीक है, तभी जब हमारे यहाँ दिन होता है तो कई बार अमेरिका में रात होती है, जब अमेरिका में दिन होता है हमारे यहाँ रात होती है, क्योंकि हम एक दूसरे के लगभग अपोजिट है, बहुत दूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के आधे ही जगह पर एक समय में दिन होता है और आधे समय पर आधी जगह पर रात होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, जो दिन और रात को विभाजित करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। अक्ष का मतलब इसके साथ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि जो लाइन बीच में है वो डिवाइड करती है, बल्कि ये जो लाइन है वो दूसरी ही लाइन है। ठीक है, इस अक्ष के थ्रू जो है उससे मतलब नहीं है, बल्कि जो सर्किल है उसी से मतलब है। उसके आधे पार्ट पे दिन होगा और इधर वाले आधे पार्ट पर रात होगी, जबकि मेन अक्ष क्या है वो ऐसे तिरछा है। तो अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट कैसी होगी, लाइट ऐसे ही होगी, अपनी इधर वाले पे लाइट होगी और इधर वाला खाली रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगती है। लगभग पर विशेष ध्यान दें, पूरे 24 घंटे नहीं लेती है बल्कि लगभग 24 घंटे लेती है। ठीक है, 30 घंटे 56 मिनट और 56 सेकंड शायद लेती है। क्या मैं सही हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति ही है यह, मतलब 24 घंटे जो लगभग होते हैं उसे हम एक दिन बोल देते हैं। दिन का मतलब दिन से मत लीजिएगा, दिन का मतलब दिन रात एक पूरा 24 घंटे का। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये किसने बताया था? आर्यभट्ट। हमें नहीं पता होगा क्योंकि हम तो न्यूटन और चैडविक जैसे लोगों को पढ़ेंगे, आर्यभट्ट को नहीं पढ़ेंगे। जबकि आपको दोनों को पढ़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके घर में भी कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत नाम किया है, चाहे वो चरक हों, सुश्रुत हों, आर्यभट्ट हों। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पढ़ते रहना चाहिए। हिस्ट्री वाली क्लास में भी हमने चरक के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके 4 चैप्टर हो चुके हैं ऑलरेडी और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, सब कुछ पढ़ रहे हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर मान लो पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? सन इधर है तो इसकी एक ही जगह पर हमेशा दिन होगा, दूसरी जगह पर हमेशा रात होगी। अगर ना घूमे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा होगा, समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। हमेशा, यह ध्यान रखना, हमेशा अंधेरा रहेगा क्योंकि इधर कोई दूसरा सूर्य जब तक नहीं आएगा तब तक अंधेरा रहेगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, हमें पता है। तभी 4 साल बाद लीप ईयर आता है। एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। यानी हम क्या मानते हैं, 3 साल 365 ले लेते हैं और चौथी साल 366 ले लेते हैं। अब आता है मेन काम जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको ध्यान से ढंग से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे बने हैं कई एग्जाम्स में। एक है दक्षिण ऐनांत, एक है उत्तर ऐनांत, एक है विषुव और एक है विषुव। लेकिन इस विषुव और इस विषुव में क्या अंतर है देखिएगा। पहले तो आपको डेट याद होनी चाहिए। दक्षिण ऐनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तर ऐनांत कब होता है? 21 जून को। और वसंत ऋतु वाला विषुव कब होता है? 21 मार्च को। और विषुव ये वसंत ऋतु कब होता है? 23 सितंबर को। मेनली कहा क्या जा रहा है, देखो बात ऐसी है, उत्तर का मतलब सूर्य उत्तर की तरफ। नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बताया भी था कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर 23.5 कर्क रेखा होती है, यहाँ 23.5 मकर रेखा होती है। सूर्य इसी क्षेत्र में ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, जब सन उत्तर की दिशा में होगा यानी इस पार्ट में होगा तो उसे बोलेंगे उत्तर ऐनांत। ठीक है, 21 जून को सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर होता है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं 21 जून पे। PYQ देखना 2024, 23, 25 लगातार जून के जनवरी के क्वेश्चन बन रहे हैं यहीं से। 21 जून देखना पूछा गया था, आप कमेंट में बताना देखकर कि किस ईयर पूछा गया था, 24 में या 23 में UPSC का। 21 जून सूर्य कर्क रेखा पे होता है और हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसे 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे होता है और हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, ये कह सकते हैं। और जो ये विषुव हैं, जब सन यहाँ से चलेगा तो एक बार यहाँ पहुँचेगा, फिर मकर रेखा पे जाएगा, फिर दूसरी बार यहाँ पहुँचेगा, यहाँ जाएगा। यानी इसके और इसके बीच में आने जाने में ये 2 बार यहाँ विषुवत रेखा पे रहेगा सूर्य। तो जब विषुवत रेखा पे रहेगा तो हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो उसे ही क्या बोलेंगे? विषुव। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक 22 दिसंबर, फिर हम 22 दिसंबर से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 21 मार्च आएगा और फिर 21 जून आएगा और फिर 23 सितंबर आएगा। 21, 22, 23 के आसपास ही चीज़ें हैं। आप एक बार आंख बंद करके इमेजिन कर लो। आंख बंद करो सभी लोग। 22 दिसंबर गणित दिवस भी होता है, रामानुजन जी का जन्म दिवस होता है। यस और नो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गणित दिवस होता है 22 दिसंबर, वो याद रखिए। फिर हम 21 मार्च चलेंगे। 21 मार्च भी इतिहास में बहुत बड़ी डेट है। 21 मार्च को क्या हुआ था? 1931। 21 मार्च, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको पता होगा 21 मार्च 1931 बहुत बड़ी डेट है, सबको पता होनी चाहिए। तो ये दो तो हम उन चीज़ों से याद कर लेंगे।
फिर आता है 21 जुलाई और 23 सितंबर। तो 21 मार्च हमने ले लिया, तो मार्च के बाद जुलाई ले लेंगे। और इन सब में देखो कितना कितना गैप है। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, 2 बीच में है, मार्च आ गया, मार्च के बाद अप्रैल मई, फिर जून आ गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर आ गया। यानी 2 बीच में मंथ को छोड़कर हमें मंथ लेने हैं। तो 21 जून भी इम्पोर्टेंट है। आप बताइए 21 जून को क्या इम्पोर्टेंट है? योग दिवस होता है 21 जून को। ठीक है, अब आपको ऐसे पता होना चाहिए हर चीज़ कहाँ से लिंक हो सकती है, कहाँ से हम याद कर सकते हैं। 23 सितंबर आप लोग बता दें। 22 दिसंबर गणित दिवस। 21 मार्च आपको बताना है, फांसी दी गई थी भगत सिंह, 23 मार्च को दी गई थी क्या? अगर 23 को दी गई थी तो आप किसे याद कर लो। समझ में आ रहा है? तो लिंक कहीं ना कहीं बना लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है इस समय यूपीएससी को रिलेटेड। चलिए, सीधे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 22 दिसंबर को सन कहाँ होगा, सूर्य कहाँ होगा, तो मकर रेखा पे होगा। 21 जून को कर्क रेखा पे होगा, और 21 मार्च को और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर होगा। ठीक है, तो जब विषुवत रेखा पर होगा तो हमारे यहाँ ना गर्मी ज़्यादा होगी ना सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन जब यहाँ होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, जब यहाँ होगा तो सर्दी ज़्यादा होगी। चलिए पढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। जैसे 265 दिन हम लेते हैं तो 3 साल 265 दिन होते हैं, चौथी साल 266 दिन लीप वर्ष हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, यानी 29 दिन की फरवरी हो जाती है जब 365 मिस्टेक हो गई। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब होगा। इसको हम सैटरडे को पता लगाएंगे जब हम सी सेट पढ़ेंगे। ठीक है, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप सी सेट में सैटरडे को कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करिएगा, या टेलीग्राम लिंक पे मैं पोल करता हूँ वहाँ बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मैं पूछ कर ही सब करता हूँ कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, यानी या इधर ही झुकी हुई है। आप देखिए यहाँ है, इसको हम थोड़ा सा साफ कर देंगे, यहाँ है तब भी ऐसे ही उसका अक्ष है। आप देखेंगे यहाँ है तब भी अच्छा ऐसे ही है, यहाँ भी अच्छा ऐसे ही, यहाँ भी अच्छा ऐसे ही है। अक्ष घूम नहीं रहा है ऐसे, अक्ष एक ही दिशा में। कौन सा दिशा है ये? नॉर्थ की बात करें तो इधर ईस्ट हो जाएगा, और इधर साउथ हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, यानी इधर नॉर्थ ईस्ट है, इधर साउथ वेस्ट है। ओके, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी सर्दी वसंत शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, और जो दिन रात में चेंजेस होते हैं वो घूर्णन के कारण होते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, मैंने बता दिया, इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। गर्मी इस समय चल रही है, आप देखो जून ही चल रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ रहा है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये कल वाला सेशन अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वहाँ पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। ये कल वाले सेशन में मैंने बताया था। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत बोलते हैं, हमने डिस्कस कर ही दिया पहले। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रातें
ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ऊपर अभी यही सब डिस्कस किया था। 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, हमने अभी ऊपर बताया। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है, पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। कथन होगा कि ऐसी अवस्था आती है जब पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। उसका कारण आएगा ध्रुव, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। पूरा कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है। तो जियोग्राफी वैसे भी सीधे एनसीईआरटी इसे ही उठाती है। जियोग्राफी हिस्ट्री दोनों में 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ये आपको रट लेना है पूरा। इसमें क्या इधर उधर कर देगा, यहाँ 21 मार्च की जगह 21 सितंबर, 21 सितंबर की जगह 21 मार्च, सॉरी 23 सितंबर की जगह 21 मार्च और 21 मार्च की जगह 23 सितंबर कर देगा और पूरी कहानी बिगड़ जाएगी। तो हमें क्या लिख लेना है, 23 सितंबर को नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, और साउथ में क्या होगा, दक्षिण में क्या होगा, वसंत ऋतु। ऐसे ही 21 मार्च लिख लेना है नॉर्थ और साउथ। बस इतना चैप्टर था, इसीलिए आज 2 चैप्टर हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम करते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, आ गया क्वेश्चन, किस मार्च को। यानी इसमें तो हमारे गर्मी होती है और यहाँ सर्दी होती है, तो दोनों नहीं होंगे। विषुवत वृत्त पर जब भी पड़ेगी किरणें सूर्य की सीधी, जब भी विषुवत वृत्त पर सूर्य होगा तो हमारे गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम होगा। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, वहीं मनाया जाएगा जो नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी होती है तो नीचे गर्मी होगी। नीचे कौन है, अब आपको यहाँ जियोग्राफी मैपिंग भी आनी चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया नीचे है। ये ऊपर पढ़ा भी था, हमने बताया नहीं या पर छोड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन कभी भी आ सकता है यूपीएससी में, और या अन्य भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और जो भी एग्जाम होते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ऋतुओं में परिवर्तन तो परिक्रमण के कारण होता है। ये वाले क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो अब चौथा चैप्टर मानचित्र, ये आप पढ़ लेंगे तो जीवन में भी आसानी रहेगी, क्योंकि कोई भी जॉब लगे मानचित्र को समझना आना चाहिए। बहुत छोटा चैप्टर है, हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है, क्योंकि ग्लोब इतना बड़ा है, उसमें भारत ही बहुत छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, या कोई अन्य देश है बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो उसमें जिले, राज्य और फिर हमारे गाँव कहाँ दिखेंगे। तो इसके लिए क्या बनाए गए, मैप बनाए गए। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, यानी गोलाकार चीज़ को नहीं चपटा कर सकते हैं। इसीलिए हमने जब ये बनाया तो आप देखेंगे रसिया बहुत बड़ा दिखेगा, जबकि रसिया उतना बड़ा है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मन में भी कई बार डाउट आया होगा, किसी ने पूछ भी लिया होगा कि रसिया एक्चुअल में जितना बड़ा है उससे ज़्यादा बड़ा हमें मैप पर क्यों दिखता है। क्योंकि जब, अब आपको ऐसा कैसे समझाएं, जब ये पृथ्वी है तो ऊपर चपटी है, नीचे भी चपटी है। ठीक है, लेकिन जब इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा ऐसे ओपन नहीं होगा, इसके लिए हमें इस मैप को बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाएंगे तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि एक वृत्त को एक रेक्टेंगुलर शेप में लाना आसान नहीं है, उसके लिए हमें कुछ सीमाएं ब्रेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है, और एक कई बार लोगों ने पूछा भी होगा, या आप सर्च कीजिएगा गूगल पे सर्च करके, आप इसके बारे में क्लियरली सुन लें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रसिया उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमें मैप पर दिखता है।
हालांकि बड़ा सबसे बड़ा वही है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। क्यों, ये आप गूगल पे एक बार देख लें 2 मिनट में। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों का एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो आप एटलस अवश्य खरीद लें, ठीक है, अवश्य खरीद लें, क्योंकि आगे जो भी क्लासेज आ रही हैं उसमें एटलस का बहुत महत्वपूर्ण यूज होने वाला है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। जैसे भौतिक मानचित्र होता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर ये सब दर्शाए गए होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र। आपको पता होना चाहिए, भौतिक या उच्चावच मानचित्र। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। ये क्या होता है, इसमें राज्य, नगर, शहर, गांव ये सब बताए जाते हैं। आपने इंडिया का मैप लिया होगा तो 2 मैप लिए होंगे, एक राजनीतिक, एक प्राकृतिक। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मतलब एक थीम पे बेस्ड, सिर्फ एक थीम पे बेस्ड। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र। वहाँ सड़क महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी दिखाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका मेनली फोकस सड़क पर रहेगा। वर्षा मानचित्र, तो वो मानचित्र में क्या दिखाएंगे, कहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, कहाँ क्या होगा। तो वर्षा उनका मेन थीम है, मेन काम है। ऐसे वन मानचित्र हैं, उद्योग मानचित्र बनेगा, ये सब थीमेटिक मानचित्र हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। यानी दूरी कितनी हमें लेनी है और किस डायरेक्शन में लेनी है। और जैसे नदी है तो नदी का क्या प्रतीक है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये नदी है। चलिए शुरू करते हैं दूरी से। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। जैसे ये अगर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेडियस है, सॉरी साइड है, तो इसको अगर मैप पर बनाएंगे तो इसे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 5 ले रहे हैं, इसको 4 ले लो, इसको 3 ले लो, नहीं, सेम रेशियो में कम करेंगे। जितनी साइड ये कम होगी उतनी ये कम होगी, उतनी ये कम होगी। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने इस 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर किया। इसका अभिप्राय है मानचित्र का 1 सेंटीमीटर रियल में 5 किलोमीटर को बताता है। जैसे अगर तुम्हारे घर की दूरी, बाजार की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है रियल में दूरी 50 किलोमीटर होगी। समझ गए आप, यही यहाँ पर बताया गया है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप, देश, इनको कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। जैसे 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसीलिए इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलते हैं, यानी बहुत बड़ी दूरी को बहुत कम दूरी में। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, 5 सेंटीमीटर 500 मीटर को ले लेते हैं, ठीक है, इसे बड़े मानचित्र वाला कहते हैं। यानी कम दूरी को कम दूरी में लेना है तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र, बहुत बड़ी दूरी को कम दूरी में लेना है तो वह छोटे पैमाने वाला मानचित्र। जैसे यहाँ पर दिया गया है पूरा, ये किसी की दुकान है, ये कुआं है, ये विद्यालय है, ये फल उद्यान है, किसी का घर है ये, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, सामुदायिक केंद्र, पेड़ है, खेल का मैदान है। तो ये डायरेक्शन बताई गई है, ठीक है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको पता ही है। ये कंपास होता है, ये तो पता ही है। डायरेक्शन इससे ही पता चलती है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर लगा होता है और उत्तर या नॉर्थ लिखा होता है, ठीक है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तर रेखा कहा जाता है। आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप सारी दूरियां बता सकते हैं, ठीक है। ये प्रधान दिग्बंधी कहे जाते हैं, बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, ये सब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, मेनली प्रतीक पे आते हैं। प्रतीक
जिससे आप डीएम एसटीएम कुछ बन जाएंगे तो आपको मैप मिलेगा, तो उसमें प्रतीक पता होने चाहिए किसका क्या मतलब है। या किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल पटरियाँ, कुएं दिखाना संभव नहीं होता। कुआं थोड़ी बनाने बैठोगे। अक्षर, छाया, रंग, चित्र, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तब भी आप ये जान सकते हैं। मतलब अगर ये कहीं पे बना है तो आप लैंग्वेज इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, फारसी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब नदी है, सबको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो रेलवे लाइन ये होती है बड़ी लाइन, ये होती है मीटर लाइन, और ये ऐसा कुछ बना है आरएस लिख के, तो रेलवे स्टेशन की बात है। जब ऐसी लाइन बनी होती है तो उसे पक्की सड़क कहते हैं, और ऐसी लाइन का मतलब है कच्ची सड़क। इसका मतलब होता है डार्क में होता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये राज्य की सीमा, और ये जिले की सीमा। सिंपल, जो कम डार्क है जिले की सीमा, थोड़ा ज़्यादा डार्क राज्य की सीमा, बहुत ज़्यादा डार्क तो देशों की सीमाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं। ऐसा पूरा फ्लो हो रहा है तो वो नदी, ऐसा कुछ बना है तो कुआं, ये तालाब, ये ऐसे नदी है एक, वहाँ से नहर कटी है ऐसा मान सकते हैं, और ये पुल का काम करता है। ऐसे मंदिर, गिरजाघर के ऊपर प्लस बना होगा, ऐसे मस्जिद और छतरी। पोस्ट ऑफिस पीओ लिखा होगा, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ लिखा होगा, पुलिस स्टेशन पीएसओ लिखा होगा, सॉरी पीएस लिखा होगा, पुलिस स्टेशन। बस्ती होगी तो ऐसे लाल रंग के चीज़ें बनी होगी, और कब्रिस्तान होगा तो ऐसी चीज़ें बनी होगी। पेड़ थोड़े बड़े होंगे, घास थोड़ी ऐसी होगी, सबको पता है घास है पेड़। आगे चलते हैं। रूढ़ चिन्ह, इन्हें रूढ़ चिन्ह बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बना हुआ है कि ये नदी है, ये मंदिर है, विद्यालय है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, ये सब रेलवे स्टेशन वगैरह आप देख लेंगे। यहाँ पे नदी किस दिशा में बह रही है ये सब आपको बताना है, ये आप कर लेंगे खुद ही। जैसे यहाँ लिखा है रंग, नीले रंग का इस्तेमाल वहाँ होगा जब पानी होगा, जलाशय या नदी या कुछ। भूरा रंग पर्वत के लिए होता है, पीला रंग पठारों के लिए होता है, हरा रंग मैदानों के लिए होता है। ये तो आप जब मैप पढ़ते होंगे तो वहाँ भी देखते होंगे ऐसा कलर। जो डार्क ग्रे है, डार्क भूरा कलर है, वो मतलब सबसे ऊंचाई वाला हिमालय या सबसे ऊंचाई वाला माउंटेन। अब रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखण है, यानी रेखाओं से चित्र बनाना। आपने बचपन में बनाया होगा 10th में। याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान के दूसरे स्थान सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना लेते हैं, उसे रेखाचित्र कहते हैं। जैसे हम ही लोग अभी एग्ज़ाम देने गए थे अगर, तो वहाँ से हमें कहीं जाना था तो हम बना लेंगे कि यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट होगा, वहाँ से हम दाहिने मुड़ जाएंगे, फिर वहाँ एक एटीएम लगा होगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाएंगे, फिर वहाँ एक क्रॉकरी की दुकान होगी, वहाँ से फिर दाएं मुड़ेंगे, फिर थोड़ा सा चल के एक होटल होगा, फिर वहाँ से जाएंगे और फिर वहाँ से सेंटर आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल लेन नहीं कहते हैं। ठीक है। लखनऊ में वैसे भी बहुत बड़ा है, कहाँ सेंटर लगा देते हैं पता नहीं। खैर, तो ऐसा ये जो चित्र हमने बना लिया अपने कागज़ पे, उसे रेखा चित्र बोलते हैं। ठीक है। रेखाओं से खाका तैयार करना, आपने गांव में सुना होगा खाका तैयार करना। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, वहाँ सब हम बड़ी चीज़ देख रहे थे, 500 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर पे आ रहा था, यहाँ छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर। एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र में हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? आप इसका आंसर दीजिएगा। नीले रंग का जलाशय, दिक्सूचक, आप बताइएगा। पैमाना आवश्यक है किस लिए, ये भी बताइएगा। तो ये थी क्लास। आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का, वरना हम कुछ और पढ़ाने लगेंगे, फिर कहेंगे आप बीच में छोड़ दिया। हालांकि बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी होगी, लेकिन आप लोग मोटिवेशन देते रहेंगे, लाइक कमेंट करते रहेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगता है, और कुछ नहीं लगता है कि हाँ लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है। जब कोई फीडबैक देने वाला नहीं होता कि हाँ सर अच्छा लग रहा है या नहीं पढ़ा मज़ा आ रहा है, तो हम सुधार भी कैसे करेंगे? अगर आप कहेंगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, सुधार भी हो सकता है। तो चाहे प्लस चाहे माइनस,
हो, लेकिन होना चाहिए। सकारात्मक नकारात्मक दोनों सुझाव कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, सिर्फ अच्छाई अच्छाई लोग बताएं तब भी जरूरी नहीं है कि आप सफल हो, और केवल नकारात्मकता हो तब भी जरूरी नहीं है। कभी कभी सकारात्मक, कभी कभी नकारात्मकता, दोनों जीवन के लिए आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री की अपलोड हो चुकी है, PYQ सेशन शुरू हो गया, आप उसको देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।